द 100 सीजन 6। क्लार्क को मोटरसाइकिल चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए थोड़ी देर बाद वो आगे जाकर गिर जाती है। उसके पीछे सैंक्टम के राइडर्स लगे हुए हैं। वो जोजेफिन से आसपास कोई छुपने की जगह पूछती है। जोजेफिन के चुप रहने पर क्लार्क उसे धमकी देती है कि अगर जोजेफिन उसे कोई जगह नहीं बताएगी तो क्लार्क अपनी बॉडी से माइंड ड्राइव को निकाल देगी, जिससे कि वो उसी वक्त मर जाएगी। जोजेफिन ये सुनकर डर जाती है और वहीं पास मौजूद एक जगह जहां पर वो रिसर्च किया करती थी, क्लार्क को छुपने के लिए बता देती है। उसकी रिसर्च करने वाली जगह के अंदर जाते ही क्लार्क को सीजर आने लग जाते हैं। जोजेफिन क्लार्क को सीजर आते देखकर क्लार्क को कहती है कि उसे इससे उबरना होगा और अंदर से हिम्मत रखनी होगी। जोजेफिन को डर है कि कहीं क्लार्क की बॉडी की वहीं डेथ ना हो जाए और वो लोग हमेशा के लिए वहीं फंसे ना रह जाएं। इधर रेवन और एबी सिमोन के साथ सैंक्टम में पहुंच चुके हैं और उन्हें वहां आते ही गिरफ्तार कर लिया गया है। रशेल सिमोन के पास जाता है और उससे एलिजियस 3 पर होने वाली बातों के बारे में जानता है। वो सिमोन को बताता है कि क्लार्क अभी भी जिंदा है, लेकिन वो जोजेफिन की माइंड ड्राइव के साथ ही यहाँ से चली गई है। रशेल सिमोन को ये बताता है कि उसने क्लार्क के लोगों को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा हुआ है, जिससे कि वो उन लोगों के बदले में जोजेफिन को वापस ला सके। वो सिमोन को ये भी बताता है कि उन लोगों में मौजूद मैडी ने मिरिंडा को मार दिया है। अब वो लोग मैडी के नाइट ब्लड होने के कारण उसे छोड़कर उनमें से किसी एक को सजा देने की प्लानिंग करते हैं। राइकर भी अपने हिसाब से पीसफुल रिवॉल्यूशन शुरू कर देता है। वो डेला के पेरेंट्स और वहीं मौजूद एक आदमी टाई को प्राइम्स की पूरी सच्चाई बता देता है। टाई को भी प्राइम्स के कारण अपनी बेबी को ऑफरिंग ग्रोव तक रखना पड़ा था, जिसके कारण उसकी बीबी भी मारी गई थी। इसीलिए टाई राइकर की सुनी हुई बात को बहुत ही गंभीरता से लेता है। इको और गाया भी एक जगह पर रशेल से छुपकर बैठे हुए हैं। राइकर उन्हें बताता है कि उनके ग्रुप में से किसी एक को प्राइम की हत्या करने के इल्जाम में मार दिया जाएगा। इको के दिमाग में ये सुनकर एक प्लान आता है। वो अपने धनुष के ऊपर राइकर को एक टेलीस्कोपिक लेंस फिट करने के लिए बोलती है, जिसकी मदद लेकर वो रशेल को मार सके। रशेल को इको का ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन क्योंकि इको और गाया उसके सीक्रेट के बारे में जानते हैं कि उसने गैब्रियल को यहाँ से भागने में मदद की थी, वो उन लोगों के सामने कुछ नहीं बोल पाता और उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इधर सैंक्टम के जेल में धरती का पूरा ग्रुप कैद है। अब उन लोगों को आपस में मिलकर ये डिसाइड करना है कि उन्हें किसको मरने के लिए भेजना होगा। वहाँ सभी लोगों की फर्स्ट चॉइस मॉर्फी रहता है। एबी को इधर सैंक्टम में आने के बाद पता चलता है कि क्लार्क और जोजेफिन क्लार्क के ब्रेन में है और क्लार्क सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही है। उसे ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता। उसे मॉर्फी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि मॉर्फी उन लोगों को धोखा देकर प्राइम के साथ हो गया है। वो मॉर्फी को जाकर एक थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि अगर इको को उन्हें बचाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल पाया तो मॉर्फी को इसकी सजा जरूर मिलेगी। इधर टाई राइकर के साथ मिलकर प्राइम से मिलने की एक योजना बनाता है। वो रशेल और सिमोन के पास जाता है। वो कहता है कि वो जानता है कि इको कहाँ छिपी हुई है। वो उन लोगों के पास जाकर मौका पाकर वहीं पड़े हुए एक ग्लास को लेकर सिमोन की हत्या कर देता है और जोरों से चिल्लाने लग जाता है। वहां मौजूद सैंक्टम के गार्ड्स टाई को पकड़ लेते हैं। रशेल तुरंत ही सिमोन की तरफ भागता है, लेकिन वो देखता है कि सिमोन तब तक मर चुकी है। रशेल सिमोन के गले से उसकी माइंड ड्राइव को निकाल लेता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी ही उसे जिंदा कर लेगा। सिमोन की हत्या होते हुए देखकर रशेल धरती के लोगों के लिए और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वो क्लार्क के सभी साथियों से बदला लेना चाहता है। इधर क्लार्क के माइंड स्पेस में काफी हलचल होने लग जाती है। उसके माइंड स्पेस में जोजेफिन की काफी बुक्स आ जाती हैं, जिनमें जोजेफिन की मेमोरीज भरी हुई हैं। उन बुक्स के क्लार्क के माइंड स्पेस में आने से वहां मौजूद एक अलार्म जोरों से बजने लग जाता है। क्लार्क इस अलार्म को बजता हुआ देखकर वहां मौजूद जोजेफिन की कई मेमोरीज को, जो कि बुक्स की शक्ल में है, एयरलॉक से बाहर फेंक देती है। अलार्म कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। जोजेफिन अपनी मेमोरी को ऐसे जाते हुए देखकर बहुत दुखी होती है। वो अपनी कई मेमोरीज को वहां से नहीं जाने देना चाहती। तब क्लार्क जोजेफिन की कुछ मेमोरियों को, जिसमें कि एक गैब्रियल के साथ की मेमोरी भी थी,
उसे उसके पास ही रहने देती है। जोसेफिन एक बुक को खोलकर देखती है जिसमें कि वो मेमोरी थी जब उसके पापा ने उसका मर्डर किया था। जोसेफिन घबराकर उस बुक को बंद कर अपने से दूर फेंक देती है। तब उस बुक में से एक एक्स निकलकर नीचे गिरती है। जोसेफिन उस एक्स को अपने हाथों में उठा लेती है। इधर क्लार्क और जोसेफिन मिलकर कई बुक्स को एयरलॉक के थ्रू बाहर फेंक देते हैं, लेकिन सिचुएशन अभी भी बहुत भयंकर होती जा रही है। हर मिनट के साथ ही क्लार्क के माइंड स्पेस में बुक्स का ढेर बढ़ता जा रहा है। क्लार्क उन सभी मेमोरीज को और बुक्स को बाहर फेंक देना चाहती है। वो एयरलॉक के डोर को ओपन रहने के लिए सेट कर देती है और अपने रूम में वापस आ जाती है। एयरलॉक के ओपन होते ही वहां मौजूद सारी मेमोरीज बाहर चली जाती हैं और अलार्म का बजना बंद हो जाता है। क्लार्क दरवाजा खोलकर हॉलवे में कदम रखती है और वहां देखती है कि वो बुक से पूरी तरह से क्लियर है और जोसेफिन का दरवाजा भी वहां पर वापस आ चुका है। लेकिन असली में उस गुफा में जहां पर क्लार्क अभी मौजूद है, उसकी पूरी बॉडी को ट्री वाइन्स ने जकड़ के रख लिया है। क्लार्क का गला उन ट्री वाइन्स से पूरी तरह से चोक्ड हो चुका है और वो बचने के लिए चिल्लाने लग जाती है। उसी वक्त वहां पर गैब्रियल और ऑक्टेविया क्लार्क को ढूंढते हुए आ जाते हैं। तब तक जोसेफिन ने क्लार्क की बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लिया है। गैब्रियल और ऑक्टेविया क्लार्क को वहां से छुड़ा लेते हैं और उसे बाहर लेकर निकलते हैं। वो दोनों जोसेफिन को चुप रहने के लिए बोलते हैं, लेकिन जोसेफिन सैंक्टम के राइडर्स को देखते ही जोरों से चिल्लाकर उन्हें आवाज देकर बुला लेती है। जब सैंक्टम के राइडर्स पास आ जाते हैं तो जोसेफिन उन लोगों को कहती है कि वो लोग ऑक्टेविया को मार दें और गैब्रियल को पकड़ लें। सैंक्टम के गार्ड्स बाइक से उतरते हैं, लेकिन उनके कुछ करने से पहले ही उन लोगों में मौजूद एक गार्ड वहां मौजूद सभी गार्ड्स को खत्म कर देता है। वो सिर्फ जेड को ही जिंदा रहने देता है और उसके हेलमेट उतारते ही हमें रिवील होता है कि वो गार्ड बेलेमी है। ऑक्टेविया बेलेमी को देखते ही दौड़कर उसके पास जाती है और उसके गले लिपट जाती है। बेलेमी ऑक्टेविया को देखकर एकदम से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। बेलेमी जेड को रशल के पास भेज देता है और उससे कहता है कि वो जाकर वहां पर बता दे कि जोसेफिन जिंदा है और अगर उसके लोगों को कुछ हुआ तो वो अपनी बेटी को कभी भी जिंदा नहीं देख पाएगा। इधर सैंक्टम में गाया जानबूझ के अरेस्ट हो जाती है और उसे बाकी लोगों के साथ जेल में बंद कर दिया जाता है। गाया सभी को इको के प्लान के बारे में बता देती है। मैडी गाया को देखकर परेशान हो जाती है और उसके वापस आने से नाराज भी हो जाती है, क्योंकि उसने गाया को हमेशा के लिए वो जगह छोड़कर जाने के लिए कहा था। एबी गाया को सजेस्ट करती है कि वो लोग शेड हेडा से मैडी को बचाने के लिए उसकी फ्लेम को बाहर निकाल सकते हैं। तब गाया एबी को बताती है कि मैडी ने उस फ्लेम के पास फ्रेजेस पहले से ही चेंज कर दिए हैं, इसीलिए अब वो उसको बाहर नहीं निकाल सकती है। इमोरी सभी लोगों को बताती है कि शेड हेडा ने अपने सभी फ्लेम कीपर्स को मार दिया था और इसीलिए वो मैडी को भी फ्लेम कीपर को मारने के लिए कहता रहता है। एबी का मानना है कि वो लोग इस तरह से मैडी को नहीं मरने दे सकते, लेकिन गाया एबी को कहती है कि अगर मैडी इसी हालत में रही तो वो एलिजियस फोर्स से अपनी पूरी आर्मी को वापस ले आएगी और वो ब्लड रेना से भी बदतर कमांडर हो जाएगी। रेवन को ये दिमाग में एक आइडिया आता है जिसे वो सबको बताती है। उसका कहना है कि अगर शेड हेडा बाकी कमांडर से अलग हो जाए तब वो उनके कोड्स को अलग अलग करके उसे हमेशा के लिए डिलीट कर सकती है, लेकिन उसे इसके लिए राइकर की मशीन शॉप से बेका के नोटबुक की जरूरत पड़ेगी। तभी वहां पर सैंक्टम के गार्ड्स आ जाते हैं और वो उन लोगों को बताते हैं कि मैडी को छोड़कर रशल ने सभी को मौत की सजा सुनाई है। सैंक्टम के बाहर दिखाया जाता है कि सभी लोग इकट्ठा हैं और क्लार्क के सभी साथियों को टाई के समेत ही लकड़ियों के साथ जिंदा जलाने के लिए बांध दिया गया है। रशल उन सभी के बीच में से चलते हुए अपने लोगों को बताता है कि उन लोगों ने जो काम किया है इसकी सजा सिर्फ मौत ही है। इको राइकर की मशीन शॉप से रशल का निशाना बनाती है, लेकिन राइकर रशल को बचाना चाहता है, इसलिए वो पीछे से इको पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। रशल जैसे ही उन सभी लोगों को आग लगाकर जिंदा जलाने का हुक्म देता है, वैसे ही मॉर्फी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रशल को वहीं पर रुकवाता है और उसे बताता है कि एबी बोन मैरो को यूज करके नाइट ब्लड बनाना जानती है। रशल मॉर्फी की बात पर भरोसा नहीं करता और उसे कहता है कि वो लोग बोन मैरो को यूज करके नाइट ब्लड बनाने की पहले भी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो काम नहीं करता। तब एबी रशल को बताती है कि शायद वो लोग गलत फॉर्मूले के ऊपर काम किया करते थे, लेकिन एबी को इस बारे में पूरा फॉर्मूला याद है
और उनके मरने के बाद वो फॉर्मूला उन्हीं के साथ खत्म हो जाएगा और रशल उसके बारे में कभी भी नहीं जान पाएगा। रशल एबी की इस बात को सुनकर उन लोगों की सजा को वहीं रुकवा देता है, लेकिन वो टाई को जिंदा जला देता है। एबी को अब नाइट ब्लड बनाने के लिए एक बोन मैरो डोनर चाहिए। वो रशल को कहती है कि वो अपना खुद का बोन मैरो उसे दे दे। तब रशल एबी को मैडी का नाम सुझाता है। एबी रशल की ये बात सुनकर उसे मना करती है, लेकिन रेवन एबी की बात को वहीं काटकर एबी को इशारा करती है और रशल को कहती है कि हाँ, ये काम हो सकता है अगर वो लोग उन्हें एक कंप्यूटर भी प्रोवाइड करें। रेवन गाया को मशीन शॉप से बेका की नोटबुक लाने की जिम्मेदारी दे देती है, जिससे कि वो लोग मैडी को शेडहेडा से बचा सकें। इधर गैब्रियल क्लार्क को अपने कैंप में लेकर आ चुका है और उसने उसके ब्रेन में स्कैनर्स लगा दिए हैं। गैब्रियल को क्लार्क के ब्रेन में 2 वेवलेंथ दिखाई देती हैं। जोसेफिन अभी भी जगी हुई है। वो गैब्रियल को बताती है कि क्लार्क उसके ब्रेन में एली के न्यूरल मैश की वजह से अभी भी मौजूद है। गैब्रियल ऑक्टिविया और बेलेमी को बताता है कि अब उसे पहले क्लार्क के हार्ट को स्टॉप करना पड़ेगा, उसके बाद उसे माइंड ड्राइव निकालने के बाद दोबारा से क्लार्क के हार्ट को रीस्टार्ट करना होगा। बेलेमी जोसेफिन के माइंड ड्राइव को रशल को देकर अपने लोगों को वापस बचाना चाहता है। बेलेमी की इस बात को सुनकर गैब्रियल कुछ भी नहीं कहता, हालांकि वो प्राइम्स के दोबारा लौट आने के खिलाफ है, क्योंकि जोसेफिन को वापस लाने के चक्कर में फिर किसी को मरना होगा। जोसेफिन ये सुनकर गैब्रियल को बहुत ज्यादा प्लीज करने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि उसे उसी बॉडी में रहने दिया जाए ताकि उसके लिए किसी और को ना मरना पड़े। जोसेफिन का मानना है कि उसे उसी बॉडी में रहने दिया जाए। वो गैब्रियल को इसके लिए अपना पुराना प्यार याद दिलाती है और उसे कहती है कि वो अभी भी उसे बहुत प्यार करती है। गैब्रियल भी जोसेफिन की बात सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो फिर उसकी बॉडी में इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है और उसके हार्ट को स्टॉप कर देता है। इधर क्लार्क के ब्रेन में क्लार्क की फिर से नींद खुलती है। वो इस वक्त आर्क में है और वहाँ पर उसे जोसेफिन का दरवाजा नहीं दिखाई देता। क्लार्क को जोसेफिन वहीं खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसने अपने हाथ में एक्स पकड़ी हुई है। जोसेफिन तुरंत ही एक्स से क्लार्क की गर्दन के ऊपर वार करती है और वो क्लार्क के न्यूरल मैश में जगह पाकर वहाँ पर घुस जाती है। जोसेफिन क्लार्क को कहती है कि सैंक्टम उसका है और अगर क्लार्क ने उससे लेने की कोशिश की तो वो वहाँ मौजूद किसी भी लोगों को जिंदा नहीं रहने देगी। इधर गैब्रियल ने जोसेफिन की माइंड ड्राइव को बाहर निकाल लिया है, लेकिन जोसेफिन अपनी माइंड ड्राइव से क्लार्क के न्यूरल मैश में शिफ्ट हो गई है। असलियत में गैब्रियल के कैंप में ये दिखाया जाता है कि ऑक्टिविया, बेलेमी और गैब्रियल को अभी भी मॉनिटर पे ब्रेन की 2 वेवलेंथ दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो लोग इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। गैब्रियल का मानना है कि क्लार्क का ब्रेन इस स्ट्रेस को ज्यादा देर तक झेल नहीं पाएगा और क्लार्क की बॉडी की डेथ हो जाएगी। ये सुनकर बेलेमी क्लार्क को वापस लाने की कोशिश करता है और उसे सीपीआर देने लग जाता है। उसे लगता है कि अंदर क्लार्क तक उसकी आवाज पहुंच रही है। वो जोरों से चिल्लाकर क्लार्क को लड़ने के लिए कहता है और उसे कहता है कि उसे उसके लिए वापस आना होगा। इधर माइंड के अंदर क्लार्क बेलेमी की आवाज जैसे ही सुनती है, वो एक्स को उठाती है और उससे जोसेफिन के ऊपर वार कर देती है। एक्स के वार के बाद जोसेफिन वहां से गायब हो जाती है। इधर असली में क्लार्क की नींद खुल जाती है और वो बेलेमी और ऑक्टिविया को अपने पास पाकर बहुत खुश होती है। गैब्रियल की ईईजी मशीन के ऊपर जोसेफिन की ब्रेन की लाइन गायब हो जाती है, क्योंकि अब वो क्लार्क की बॉडी से पूरी तरह से जा चुकी है। सैंक्टम के पैलेस के अंदर मैडी को ऑपरेशन टेबल के ऊपर बांध कर रखा गया है और उसकी बोन मैरो को निकाला जा रहा है। मैडी बोन मैरो के निकाले जाने से फिजिकली काफी वीक हो गई है, लेकिन अभी भी वो अपने अंदर शेडहेडा को देख रही है। शेडहेडा चाहता है कि मैडी वहाँ मौजूद सभी को मारकर क्लार्क की मौत का बदला ले, लेकिन मैडी अपने लोगों को नहीं मारना चाहती। वो सिर्फ क्लार्क की मौत का बदला प्राइम से लेना चाहती है। मैडी के ऊपर लेकिन फिर भी शेडहेडा का इतना इन्फ्लुएंस होता है कि वो वहीं मौजूद डॉक्टर जैक्सन के ऊपर भी हमला कर देती है। शेडहेडा वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डालना चाहता है। इधर गैब्रियल के टेंट में क्लार्क उठ जाती है, लेकिन अब बेलेमी डरा हुआ है क्योंकि जोसेफिन की माइंड ड्राइव पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी है। अब वो उसे यूज करके अपने लोगों को नहीं बचा सकता। क्लार्क जानती है कि बेलेमी का ये प्लान बहुत अच्छा था।
गैब्रियल इसके लिए उन लोगों को एक आइडिया देता है। वो कहता है कि वो लोग ब्लैंक माइंड ड्राइव को क्लार्क की बॉडी में ही डाल देते हैं, जिससे कि रशल यही समझे कि क्लार्क उसी की बेटी जोसेफिन है। बेलेमी को गैब्रियल का ये आइडिया बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है। बेलेमी डरा हुआ है कि अगर रशल को इस बारे में पता चल गया तो क्लार्क की जान को खतरा हो सकता है। इधर सैंक्टम के जेल में मिलर और गया मिलकर लगातार बाहर निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। मॉर्फी वहीं नीचे खड़ा हुआ उन दोनों को देख रहा है। तभी जेल के अंदर जेड आती है और वो मॉर्फी को कहती है कि उसे पैलेस में बुलाया गया है। मॉर्फी को रशल के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर रशल ने इको को पकड़ लिया है और वो इको को टॉर्चर करके उससे पूछ रहा है कि उसने टाई के अलावा और किन किन लोगों को प्राइम्स की सच्चाई के बारे में बताया था। इको रशल को बताती है कि उसने टाई के अलावा किसी और को इस बारे में नहीं बताया था। तब रशल राइकर को कहता है कि वो इको को अपनी मशीन शॉप में ले जाए और एबी की बनाई हुई बोन मैरो को उसके ऊपर टेस्ट करे। राइकर जब इको को वहां से ले जाने लगता है तो मॉर्फी उसे धरती की भाषा में चिल्लाकर कहता है कि वो जाते जाते उसके ऊपर बहुत ज्यादा नफरत दिखाए। इको मॉर्फी की ये बात सुनकर मॉर्फी को बहुत जोरों से गालियां देने लग जाती है और उसे धोखेबाज कहती है। रशल इको को मॉर्फी के ऊपर इस तरह गुस्सा होता हुआ देखकर ये सोचता है कि वो सभी लोग मॉर्फी से नाराज हैं और मॉर्फी अब रशल के साथ है। रशल मॉर्फी को जेड के साथ जोसेफिन को वापस लाने के लिए भेज देता है। साथ ही साथ वो मॉर्फी को ये भी चेतावनी देता है कि अगर वो जोसेफिन को वापस लेकर नहीं आया तो यहाँ पर इमोरी को मार दिया जाएगा। इधर गैब्रियल के टेंट में क्लार्क सभी को सजेस्ट करती है कि गैब्रियल क्योंकि एक नाइट ब्लड है और उसी ने रेडिएशन शील्ड बनाई है, तो वो रेडिएशन फील्ड में जाकर उस शील्ड को कभी भी बंद कर सकता है और वो सभी लोग सैंक्टम के अंदर घुस सकते हैं। गैब्रियल का मानना है कि सैंक्टम सिटी में प्राइम्स के अलावा मौजूद लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सभी लोग इनोसेंट पीपल हैं और वो लोग जिंदा रहना डिजर्व करते हैं। वो क्लार्क को बताता है कि उसका वहां से भागकर आने का सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि उसे रशल स्टैक पे जीवित जला रहा था। तब राइकर ने उसकी वहां से भागने में मदद की थी। क्लार्क और बेलेमी द्वारा ये पूछे जाने पर कि गैब्रियल ने क्या अपराध किया था, गैब्रियल उन दोनों को बताता है कि वो सभी लोग अपने साथ बहुत सारे जेनेटिकली इंजीनियर्ड एम्ब्रियोज लेकर आए थे। प्राइम्स उन जेनेटिकली इंजीनियर्ड एम्ब्रियोज को आने वाले नाइट ब्लड होस्ट के रूप में यूज करना चाहते थे, लेकिन गैब्रियल ने उन सभी एम्ब्रियोज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस कारण वो उन लोगों का अपराधी बन गया था। ऑक्टिविया चाहती है कि बेलेमी उसके साथ बाहर चले और उसके साथ अकेले में कुछ बात करे। वो बेलेमी को बाहर आने का इशारा करके टेंट से बाहर निकल जाती है। ऑक्टिविया के टेंट से बाहर जाने के बाद गैब्रियल ऑक्टिविया के एनोमली से वापस आने के बारे में बेलेमी को बताता है और वो ये भी बताता है कि जब से वो एनोमली से वापस आई है वो काफी कुछ बदल चुकी है। बेलेमी गैब्रियल की बातों को बहुत ध्यान से सुनता है। तभी वहाँ पर चिल्ड्रन ऑफ गैब्रियल्स आ जाते हैं। गैब्रियल टेंट के बाहर निकलता है और उन सभी चिल्ड्रन ऑफ गैब्रियल को अपने बारे में सब सच्चाई बता देता है। वो उन लोगों को बता देता है कि ओल्ड मैन मारा जा चुका है और जेवियर भी मारा जा चुका है और वो गैब्रियल है। चिल्ड्रन ऑफ गैब्रियल के मुंह से सच्चाई सुनकर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो ये मानते थे कि गैब्रियल इस तरह से बॉडी चेंजिंग के काफी खिलाफ था और वो लोग उसे इस रूप में देखकर सहन नहीं कर पाते। तब गैब्रियल उन्हें अपने बारे में बताता है कि वो हेल्पलेस हो गया था क्योंकि उसने इस बॉडी में आने के तुरंत बाद ही यूडोर्डो को मार दिया था। चिल्ड्रन ऑफ गैब्रियल में जेवियर की बहन लाइला भी मौजूद है। वो गैब्रियल की इस बात को सुनती है और गैब्रियल से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती है, लेकिन बेलेमी उसे गैब्रियल को मारने से रोक देता है। वो उसे कहता है कि अगर वो उसे मार देगी तो वो लोग सैंक्टम से बदला नहीं ले पाएंगे, क्योंकि गैब्रियल उन लोगों की बॉम्ब बनाकर मदद करने वाला है। बेलेमी उन लोगों को बताता है कि गैब्रियल रेडसन टॉक्सिन को यूज करके एक बॉम्ब बनाएगा जिसे वो सैंक्टम के अंदर जाकर यूज करेगा और उसके बाद वो रेवन से मिलेगा। रेवन वहाँ की रेडिएशन शील्ड को लोअर डाउन कर देगी। बॉम्ब से फैले टॉक्सिन के कारण सैंक्टम में हलचल मच जाएगी और इसी हलचल का फायदा उठाकर वहाँ मौजूद सभी लोग प्राइम्स को मार डालेंगे और उनके सभी लोगों को बचा लिया जाएगा। बेलेमी लाइला को अपने इस प्लान के बारे में बताता है और उसे गैब्रियल को मारने से रोक देता है। लाइला बेलेमी की इस बात पर भरोसा कर लेती है, लेकिन साथ ही वो ये मानती है कि वहाँ पर क्लार्क नहीं जोसेफिन मौजूद है। वो गैब्रियल को क्लार्क को मार देने के लिए कहती है।
गैब्रियल उन लोगों को बताता है कि जोजेफिन मारी जा चुकी है और उन लोगों को जोजेफिन की माइंड ड्राइव दिखाता है। तब लाइला को गैब्रियल की बातों पर भरोसा हो जाता है। बेलेमी और ऑक्टेविया दोनों मिलकर रेड सन टॉक्सिन की खोज में निकल जाते हैं। सैंक्टम के मशीन शॉप में इको चेयर से बंधी हुई है। वो राइकर से बातें करती है और उसे मनाने की कोशिश करती है कि वो गलत काम ना करे और इको का साथ दे। राइकर इको की बात नहीं मानता और उसे कहता है कि वो इको की बात मानकर अपनी और अपनी मम्मी प्रिया की जान नहीं बचा सकता है। राइकर ये कहता हुआ मशीन शॉप से बाहर निकल जाता है। गैब्रियल के टेंट में गैब्रियल क्लार्क को बताता है कि उसकी प्राइम्स से अनबन का एक और कारण था कि प्राइम्स ने इसी तरह के टॉक्सिन को यूज करके एक बहुत ही पावरफुल बम बना लिया था। उसे मालूम था कि बम से मौजूद टॉक्सिन के कारण वहाँ मौजूद सभी लोग एग्रेसिव हो जाएंगे और वो लोग प्राइम्स को अपना भगवान मानते हुए कुछ भी कर सकते हैं। क्लार्क को ऐसा महसूस होता है कि उसे माउंट वेदर वाली सिचुएशन का यहाँ पर फिर से सामना करना पड़ सकता है। क्लार्क नहीं चाहती कि सैंक्टम में मौजूद लोग मारे जाएं। वो गैब्रियल को कहती है कि वो लोग अपने प्लान में चेंज कर सकते हैं और गैब्रियल जो बम बना रहा है उसमें वो लोग रेड सन टॉक्सिन का कम यूज कर सकते हैं, जिससे कि उस टॉक्सिन से सिर्फ इंसेक्ट बाहर निकल कर आए, जिससे डरकर लोग इधर उधर भागें, लेकिन वो टॉक्सिन लोगों पर असर न दिखाए। क्लार्क को ये भी मालूम है कि लोगों के ऊपर टॉक्सिन के कम इफेक्ट होने के कारण उनके पास अपने प्लान को पूरा करने का समय बहुत कम बचेगा और इसके लिए उसे अब जोजेफिन बन के सैंक्टम में जाना पड़ेगा। बेलेमी और ऑक्टेविया रेडसन टॉक्सिन वाले मशरूम्स को तोड़ने के लिए जंगलों में गए हुए हैं। वो दोनों मशरूम्स तोड़ते तोड़ते आपस में बात करते हैं। ऑक्टेविया बेलेमी को अपने एनोमली से वापस लौट के आने का कारण बताती है। वो कहती है कि हो सकता है कि वो एनोमली से लौटकर बेलेमी के कारण वापस आई हो। वो बेलेमी को कहती है कि उसको पता है कि उसने बहुत गलत काम किए हैं और उसने काफी लोगों को नुकसान भी पहुंचाया है, लेकिन इसका सिर्फ ये कारण हो सकता है कि बेलेमी उसके साथ नहीं था। ऑक्टेविया ये मानती है कि बेलेमी हमेशा से उसका मार्गदर्शक रहा है और उसके बिना वो हमेशा कहीं खो जाती है। ऑक्टेविया बेलेमी को कहती है कि वो बेलेमी के बिना अंधकार में रास्ता नहीं ढूंढ पाती। बेलेमी ऑक्टेविया की इस बात को सुनता है और बहुत इमोशनल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो ऑक्टेविया को बताता है कि वो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही है, वो अब बड़ी हो चुकी है। इधर मशीन शॉप में राइकर फिर से इको के पास आता है। इको राइकर को अपने एक पास्ट के बारे में बताती है जिसे उसने कभी भी किसी को नहीं बताया था। इको राइकर को बताती है कि उसका बचपन का नाम ऐश था। एक बार वो अपनी फ्रेंड इको के साथ फाइट कर रही थी, तभी वहाँ पर निया आ गई थी। निया उन दोनों को आपस में लड़ने के लिए कहती है और अपने आप को प्रूव करने के लिए कहती है। इको और ऐश आपस में लड़ने लग जाती है। इको ऐश को अपने ऊपर वार करने के लिए कहती है ताकि वो भी निया के सामने प्रूव कर सके कि वो भी बहादुर है, लेकिन ऐश इको के ऊपर हाथ नहीं उठाती और इको ऐश को मारने ही वाली होती है। तभी ऐश अपने बचाव में इको को मार डालती है। ये देखकर निया बहुत खुश हो जाती है। निया ऐश को ले जाते वक्त उसे बताती है कि वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लोग इको का वेट कर रहे हैं, इसीलिए अब से ऐश का नाम इको रहेगा और इस तरह से ऐश इको बन गई थी। इधर प्रेजेंट में इको राइकर को बताती है कि वो अपनी आइडेंटिटी बहुत पहले खो चुकी थी जब उसने अपनी फ्रेंड इको का नाम अपना लिया था। राइकर को इको की ये बात सुनकर उससे सिंपैथी होती है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं छोड़ता। वो देखता है कि इको का ब्लड भी ब्लैक हो चुका है। इधर गाया और मिलर किसी तरह से सैंक्टम की जेल से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और वो दोनों मशीन शॉप में आ जाते हैं। गाया और मिलर को बेका की नोटबुक चाहिए जिससे वो मैडी की जान बचा सकें। वो दोनों इको को आजाद करवा देते हैं। इको आजाद होते ही सबसे पहले राइकर का मर्डर कर देती है। इधर गैब्रियल के टेंट में बेलेमी को पता चलता है कि अब क्लार्क जोजेफिन बन के सैंक्टम में जाने का प्लान बना चुकी है। वो क्लार्क के इस प्लान से खुश नहीं होता। बेलेमी चाहता है कि वो लोग अपने पहले के ही प्लान को इम्प्लीमेंट करें, भले ही बहुत सारे लोगों की जान जाए, लेकिन वो क्लार्क की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। क्लार्क बेलेमी को डरते हुए देखकर उससे कहती है कि वो याद करे कि मॉन्टी क्या चाहता था। ऑक्टेविया भी क्लार्क का साथ देते हुए बेलेमी से कहती है कि अगर वो लोग निर्दोष लोगों को बचा सकते हैं तो उन्हें बचाना चाहिए। तभी वहां पर सैंक्टम के गार्ड्स आ जाते हैं। मॉर्फी और जेड टेंट के अंदर आते हैं और वो क्लार्क को जोजेफिन समझकर अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। मॉर्फी और जेड वहां मौजूद सभी चिल्ड्रन ऑफ गैब्रियल को मार चुके हैं।
अब वहाँ पर सिर्फ लाइला बची हुई है। जेड लाइला को गोली मारना चाहती है, लेकिन क्लार्क उस वक्त उसे टेंट से बाहर जाने के लिए कहती है। जेड के टेंट से बाहर जाते ही क्लार्क जमीन में गोली मार देती है, जिससे कि बाहर मौजूद जेड और मॉर्फी को लगे कि क्लार्क ने लाइला को मार दिया है। बेलेमी, ऑक्टेविया और गैब्रियल को मॉर्फी और जेड ने रस्सियों से बांध दिया है। क्लार्क टेंट से बाहर जाते समय बेलेमी को खोल देती है। बेलेमी भी आखिरकार क्लार्क के प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर लाइला बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, लेकिन अब उसे भरोसा हो गया है कि क्लार्क जोसेफिन नहीं है। क्लार्क को मॉर्फी और जेड सेंटम में लेकर आते हैं। क्लार्क रशल से मिलती है और वो जोसेफिन की एक्टिंग करते हुए रशल को भरोसा दिला देती है कि वो असली जोसेफिन है और क्लार्क मारी जा चुकी है। जोसेफिन रशल को बताती है कि वो अब माइंड ड्राइव के अंदर नहीं है। उसने न्यूरल मैश का यूज करते हुए क्लार्क को उसके माइंड स्पेस में मार दिया था। क्लार्क रशल से सिमोन के बारे में पूछती है। रशल क्लार्क को सिमोन की माइंड ड्राइव दिखाता है और उसे उसकी मौत के बारे में बता देता है। वो ये भी बता देता है कि वो इको के जरिए सिमोन को वापस लाने की प्लानिंग कर रहा है। रशल उस वक्त तुरंत सिमोन को लाने की प्लानिंग करना छोड़कर क्लार्क को मैडी के पास ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। क्लार्क मैडी की हालत देखकर बहुत दुखी होती है, लेकिन वो रशल को दिखाने के लिए जोसेफिन बने रहने का नाटक करती है। मैडी क्लार्क को देखकर उसे जोसेफिन समझते हुए उस पर हमला करना चाहती है, लेकिन क्लार्क तुरंत ही उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। क्लार्क मैडी की हालत देखकर अंदर से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, लेकिन फिर भी वो रशल को दिखाने के लिए उससे पूछती है कि अब वो लोग मैडी के मरने से पहले मैडी की बॉडी से कितने डोजेस बोन मैरो के निकाल सकते हैं। रशल क्लार्क को अपनी बेटी जोसेफिन मानते हुए उसकी बॉडी में एक माइंड ड्राइव को फिट कर देता है। वहीं पर मैडी ऑपरेशन टेबल पर बंधी हुई है और उसकी बॉडी से बोन मैरो के डोजेस लिए जा रहे हैं। मैडी बोन मैरो के निकाले जाने से बहुत वीक हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो शेड हेडा के इन्फ्लुएंस में आकर अपने मन में प्राइम्स को मार डालने का विचार करती है। मैडी को इस तरह से चिल्लाते हुए सुनकर क्लार्क अपने आप को रोक नहीं पाती और वो रोने लग जाती है, लेकिन वो रशल से अपने इमोशंस छिपा जाती है। इधर एबी, जैक्सन और रेवन मेडिकल लैब में आते हैं। एबी जैसे ही जोसेफिन को देखती है वो रोने लग जाती है। रशल एबी को इस हालत में देखकर उससे कहता है कि उसे रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे बोन मैरो के और डोजेस की जरूरत है। इधर गैब्रियल और उसके कई साथी रेडिएशन शील्ड तक पहुंच चुके हैं। बेलेमी चाहता है कि गैब्रियल रेडिएशन शील्ड के पार चला जाए और क्लार्क की मदद करे, जबकि ऑक्टेविया थोड़ा वेट करना चाहती है और बेलेमी को कहती है कि वो क्लार्क के ऊपर भरोसा रखे। गैब्रियल रेडिएशन शील्ड के पास मौजूद 2 गार्ड्स की आपस में बात सुन लेता है। वो लोग शाम को होने वाले नेमिंग डे के बारे में बात कर रहे थे। गैब्रियल समझ जाता है कि रशल अब कई प्राइम्स को एक साथ जिंदा करना चाहता है। गैब्रियल नहीं चाहता कि रशल के हाथों और भी कई लोग मारे जाएं। गैब्रियल गार्ड्स की उन बातों को सुनकर तुरंत ही रेडिएशन शील्ड से बाहर निकल जाता है और उस गार्ड को मारकर उसकी मोटरसाइकिल लेकर सैंक्टम की ओर निकल जाता है। इधर सैंक्टम में रशल का प्लान है कि वो एबी के बनाए हुए बोन मैरो को यूज करके शाम तक सिमोन सहित सभी प्राइम्स को जिंदा कर ले। क्लार्क रशल की इस बात को सुनकर उसे टालने के लिए कहती है कि वो सिमोन के जिंदा होते समय उसके साथ रहना चाहती है और उसके लिए वो रशल को उसका वेट करने के लिए कहती है। जैक्सन, एबी और रेवन मेडिकल लैब में हैं और वो जानते हैं कि अब मैडी की बॉडी से और बोन मैरो को निकाला जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। मैडी की जान को बचाने के लिए एबी बोन मैरो को यूज करके खुद अपने आप को नाइट ब्लड में कन्वर्ट कर लेती है। एबी अब नहीं चाहती कि मैडी की बॉडी से और बोन मैरो को निकाला जाए। वो जैक्सन को कहती है कि अब वो मैडी की जगह उसका बोन मैरो निकाल ले। जैक्सन एबी को कहता है कि इस बोन मैरो के कारण बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जा सकते हैं, लेकिन एबी उसे कहती है कि फिलहाल उन लोगों के पास इसे करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एबी को उस वक्त केन बहुत याद आता है। एबी जैक्सन से उसे वार क्रिमिनल कहने के लिए माफी मांगती है। उसी वक्त मेडिकल लैब में क्लार्क आती है और वो आकर सीधा एबी को हक कर लेती है। क्लार्क को एबी को इस तरह से हक करते हुए देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मैडी उस वक्त ऑपरेशन टेबल पे बेहोश है। सभी क्लार्क को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं
और वो लोग क्लार्क से कहते हैं कि वो लोग मैडी को शेडहेडा से बचाने में उनकी मदद करे। वो लोग चाहते हैं कि क्लार्क बेका की बुक को पाने में उनकी मदद करे। क्लार्क रेवन से बात करती है कि वो रेडिएशन शील्ड को हटाने में उसकी मदद करे। क्लार्क मैडी की हालत को और खराब होते हुए देखती है। वो रेवन को वहीं रुककर कंप्यूटर के थ्रू शेडहेडा को डिलीट करने के लिए कहती है और वो खुद रेडिएशन शील्ड को बंद करने के लिए राइकर की मदद लेने के लिए वहां से निकल जाती है। क्लार्क जब मशीन शॉप में राइकर को ढूंढते हुए पहुंचती है तो वहां वो देखती है कि राइकर मरा पड़ा हुआ है। क्लार्क समझ जाती है कि इको इसे मारकर वहां से भाग चुकी है। क्लार्क राइकर की माइंड ड्राइव को उसकी बॉडी से निकाल लेती है। तभी मशीन शॉप में रशल आ जाता है। रशल वहां पर इको को लेने के लिए आया हुआ था। रशल देखता है कि इको राइकर को मारकर वहां से जा चुकी है, लेकिन रशल इको के भागने से ज्यादा चिंतित नहीं होता। उसे पता है कि उसके पास अब काफी बोन मैरो है और उसे अब होस्ट की कमी नहीं रहेगी। इधर क्लार्क जाकर प्रिया को खोजती है। वहीं पर एक तरफ गाया, इको और मिलर भी छिपे हुए हैं। क्लार्क और प्रिया की बातें सुनकर इको, गाया और मिलर को लगता है कि वो लोग अब निर्दोष लोगों की जान लेने वाले हैं। वो तीनों अपनी छुपी हुई जगह से उन लोगों को मारने के लिए बाहर निकल आते हैं। क्लार्क उन लोगों का साथ देते हुए प्रिया को हिट करती है और वहीं गिरा देती है। तब इको, मिलर और गाया को रियलाइज होता है कि वो जोसेफिन नहीं, क्लार्क है और उन लोगों के साथ है। एबी, रेवन और जैक्सन को लैब के बाहर वेट करने के लिए बोला जाता है। वो लोग प्राइम्स के स्केलेटन रूम में वेट कर रहे हैं। तब एबी रेवन से अपने इमोशन शेयर करती है। वो कहती है कि केन को उसने बचाकर बहुत गलत काम किया था। उसे उसके लिए होस्ट तैयार नहीं करना चाहिए था। एबी रेवन से अपने किए की माफी मांगती है और उसे कहती है कि वो उसकी फैमिली के समान है। रेवन और एबी एक दूसरे के गले लगती हैं। तभी वहां पर रशल आ जाता है। रशल के साथ 5 होस्ट हैं। एबी रशल के साथ 5 होस्ट को देखकर उससे पूछती है कि उसने बोन मैरो की 6 डोजेस तैयार किए हैं, जबकि उसके पास 5 होस्ट हैं। तब रशल एबी की ओर देखकर हंसता है और उसे कहता है कि उसकी छठी होस्ट वो खुद होगी और एबी के गले में माइंड वाइप ड्रग को इंजेक्ट कर देता है। एबी जैसे ही नीचे गिरती है उसे अपनी पूरी लाइफ के फ्लैशेस दिखने लग जाते हैं। एबी को इस तरह से मरते हुए देखकर रेवन और जैक्सन कुछ नहीं कर पाते और वो दोनों बहुत दुखी होते हैं। इधर गैब्रियल सैंक्टम में घुस चुका है। वो धीरे से रेडसन टॉक्सिन बॉम्ब को वाटर के अंदर छोड़ देता है। सैंक्टम में गैब्रियल तुरंत ही गार्ड्स की नजरों में आ जाता है और उसे पकड़कर रशल के सामने ले जाया जाता है। रशल और गैब्रियल दोनों बहुत पुराने दोस्त बहुत सालों बाद एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। गैब्रियल रशल को समझाने की कोशिश करता है कि डेथ लाइफ का बहुत बड़ा पहलू है और बहुत ही बड़ी सच्चाई है, लेकिन रशल गैब्रियल को बताता है कि नए होस्ट प्राइम बने जाने पर बहुत खुश हैं। तभी वहां पर रेडसन टॉक्सिन के कारण कई अलार्म्स बजने लग जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर गैब्रियल वहीं मौजूद एक गार्ड की गन को छीन लेता है और उसे रशल की ओर पॉइंट आउट कर देता है। गैब्रियल सभी गार्ड्स को कहता है कि ये उन लोगों का आखिरी नेमिंग डे होना चाहिए। गैब्रियल रशल को मारना चाहता है, लेकिन वो अपनी दोस्ती को याद करता है और उसे गोली नहीं मार पाता। रशल गैब्रियल को इस हालत में देखता है और वहां से बाहर निकलकर सैंक्टम के पूरे लोगों को कहता है कि गैब्रियल पकड़ा गया और रेडसन टॉक्सिन के कारण बजने वाला अलार्म गलती से बच गया था। रशल वहां मौजूद सभी लोगों को ये भी कहता है कि अब वो लोग रात को वापस आने वाले प्राइम्स का स्वागत करने की तैयारी करें। इधर क्लार्क प्रिया को राइकर की माइंड ड्राइव को दिखाकर उसे कन्विंस्ड करा लेती है कि वो रेडिएशन शील्ड को डाउन कर दे। प्रिया रेडिएशन शील्ड को डाउन कर देती है, जिसका फायदा उठाकर चिल्ड्रन ऑफ गैब्रियल, बेलेमी और ऑक्टेविया सैंक्टम के अंदर घुस आते हैं। वो लोग सैंक्टम में आकर देखते हैं कि रशल ने सभी लोगों को फॉल्स अलार्म के बारे में बता दिया था, जिसके कारण सैंक्टम में काफी शांति फैली हुई है। इको को वहां शांति देखकर ये आइडिया आता है कि अब वो लोग प्राइम की सच्चाई को सबको बताकर उन लोगों में डिस्टरबेंस फैलाएं। बेलेमी वहां मौजूद भीड़ के पास पहुंच जाता है और चिल्ला चिल्लाकर उन लोगों को प्राइम्स की सच्चाई के बारे में बताने लग जाता है। बेलेमी सभी लोगों को बताता है कि प्राइम्स उनके भगवान नहीं है। वो लोग यहीं मौजूद लोगों की बॉडी को चुराकर उन लोगों के माइंड को वॉश करके उन लोगों की बॉडी में खुद रहने लग जाते हैं। बेलेमी की बात का समर्थन वहीं मौजूद प्रिया करती है। रशल उन लोगों की कही हुई इस बात को सुनता है
और वो अपने बनाए हुए रेडसन टॉक्सिन बम को ले जाकर उन लोगों के ऊपर फेंक देता है। रशल चिल्लाकर सभी से कहता है कि जिसे प्राइम्स के ऊपर भरोसा नहीं है उन्हें उसी वक्त मर जाना चाहिए। चिल्ड्रन ऑफ गैब्रियल रेडसन टॉक्सिन को देखकर मास्क लगा लेते हैं, जबकि क्राउड में मौजूद सभी लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। डेला की मॉम अपनी बेटी डेला को याद करते हुए प्रिया को मार डालती है। वहाँ की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है, जिसे देखकर बेलेमी, इको, ऑक्टेविया और मिलर चिल्ड्रन ऑफ गैब्रियल के साथ एक रूम में बंद हो जाते हैं। क्लार्क गाया को अपनी गार्ड बनाकर उसको पैलेस के अंदर लेकर चली जाती है। वहां पर क्लार्क के सामने एबी आती है, लेकिन अब वो एबी नहीं सिमोन है। क्लार्क एबी को इस तरह से देखकर समझ जाती है कि एबी अब मर चुकी है और उसकी बॉडी में सिमोन है। क्लार्क अपने आंसू नहीं छिपा पाती और वो गैब्रियल को वहां देखकर उसे अपने आप को धोखा देने के लिए जोरों से मारने लग जाती है। रशल क्लार्क और सिमोन को कहता है कि अब वो लोग सैंक्टम में नहीं रुक सकते, उन्हें यहाँ से जाना होगा। सिमोन मैडी को गन के निशाने पर ले लेती है और रेवन को उसे मारने का डर दिखाकर ड्रॉपशिप को एलिजियस तक ले जाने के लिए कहती है। रशल गाया को क्लार्क के पीछे आते हुए देख लेता है और वो उसे वहीं रोकना चाहता है, लेकिन क्लार्क रशल को यह कहकर शांत करवा देती है कि वो उन लोगों की शिप के अंदर जाने में मदद करेगी। मॉर्फी और इमोरी भी यहाँ पर प्राइम्स बनने का दिखावा कर रहे हैं। वो दोनों रशल के साथ मदरशिप पे जाने की बजाय सैंक्टम में ही रुककर अपने दोस्तों की मदद करना प्रिफर करते हैं। क्लार्क मॉर्फी को इस तरह से अपने दोस्तों की मदद के लिए वहीं रुकते हुए देखकर उसे धीरे से कहती है कि उसे उसके ऊपर प्राउड है। मॉर्फी क्लार्क को इस तरह से देखकर समझ जाता है कि वो अब जोसेफिन नहीं है, क्लार्क है। एपिसोड के आखिरी में दिखाया जाता है कि मदरशिप का दरवाजा खुलता है और वहां पर नायला, इंद्रा और बाकी वॉन क्रू के मेंबर्स गन को लिए हुए निशाना साधे हुए नजर आते हैं। इधर सिमोन, रशल और क्लार्क मैडी, रेवन और गाया को गन से कवर करते हुए एलिजियस के अंदर लेकर आते हैं। रशल और सिमोन क्लार्क के साथ एलिजियस पर आ जाते हैं और वो फोर्सफुली एलिजियस को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, जबकि इंदिरा उन लोगों को इतना इजीली मदरशिप पर कब्जा करने नहीं देना चाहती, लेकिन वो गाया के इशारा करने पर उन लोगों को कुछ नहीं कहती। इंदिरा एबी और क्लार्क को इस हालत में देखकर समझ जाती है कि वो लोग एक्चुअल में एबी और क्लार्क नहीं, कोई और हैं। रशल और सिमोन सभी लोगों को मैस हॉल में बंद कर देते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि अब एलिजियस को प्लैनेट बीटा की ओर ले चलना चाहिए, जहां तक जाने में इन लोगों को 20 साल का समय लगेगा। रशल और सिमोन सभी के सामने क्लियर करते हैं कि अगर वॉन क्रू के लोग उन लोगों के साथ पीसफुली जाना चाहते हैं तो वो सभी लोग क्रायो स्लीप में चले जाएं, नहीं तो उन लोगों को मरना होगा। मैडी क्योंकि शेडहेडा के इन्फ्लुएंस में है, वो वहाँ मौजूद सभी वॉन क्रू के लोगों को सिर्फ एक शब्द कहती है, गॉन प्लाई, जिसे सुनकर वहाँ के लोग एक्शन में आ जाते हैं और रशल और सिमोन के गार्ड्स के ऊपर हमला कर उन्हें अपने कब्जे में कर लेते हैं। रशल और सिमोन क्योंकि अलर्ट हैं, वो इस सिचुएशन को तुरंत ही कंट्रोल कर लेते हैं। सिमोन मैडी को इस तरह से देखकर उसके ऊपर गन पॉइंट आउट कर देती है और वो उसे मारने ही वाली होती है, तभी क्लार्क उन दोनों के बीच में आ जाती है। क्लार्क मैडी को बताती है कि उन लोगों के अलावा इस शिप पे अब कोई भी ऑर्डर नहीं देगा और उसे पंच मारकर बेहोश कर देती है। क्लार्क मैसॉल को छोड़ने से पहले गाया के पास जाती है और उसे धीरे से कहती है कि उन लोगों को अब मैडी को बचाना होगा और बाकी सब लोगों को क्लार्क संभाल लेगी। रेवन के पास अब बेका की बुक आ चुकी है। रेवन मैडी को बचाने के काम में लग जाती है। इधर रशल मैस हॉल में बहुत ज्यादा चिंतित है। उसे लगता है कि मैडी के लोग उसके लिए बहुत ज्यादा लॉयल हैं और वो आगे चलकर उन लोगों के लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। इधर एक प्राइम कैलेब अपनी एक चिंता को रशल के साथ शेयर करता है। उसकी चिंता है कि अगर प्लैनेट बीटा रहने काबिल नहीं हुआ तो वो लोग इसके आगे क्या करेंगे। रशल का मानना है कि वो लोग बाकी टीम्स की माइंड ड्राइव को असेस करके इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे और अगर उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ तो वो लोग प्लैनेट बीटा के बाद प्लैनेट गामा, प्लैनेट डेल्टा और फिर प्लैनेट एप्सिलॉन तक जाएंगे। सिमोन को मैडी एक प्रॉब्लम लगती है। वो उसे उसी वक्त मार देना चाहती है, लेकिन क्लार्क सिमोन को मैडी को मार देने से रोक देती है। क्लार्क कहती है कि मैडी उसके लिए होस्ट का काम करेगी। तब सिमोन और रशल को आइडिया आता है कि वो लोग मैडी की पूरी आर्मी को क्रायो स्लीप में सुलाकर उनके पूरे माइंड को वॉश कर सकते हैं। इधर बेलेमी और उसका पूरा ग्रुप एक कमरे के अंदर बंद है। वो लोग उस कमरे से बाहर निकलने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन तभी उन लोगों के ऊपर गैस का बम छोड़ दिया जाता है
और वो सभी बेहोश हो जाते हैं। जब उन सब लोगों की बेहोशी टूटती है तब वो लोग अपने आप को एक जगह में बंधा हुआ पाते हैं। वहाँ पर एक औरत जो कि प्राइम्स की स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, वो जेवियर की बहन लाइला के पास आती है और उससे पूछती है कि उसका ब्लड या सैंक्टम का ब्लड। लाइला सैंक्टम के ब्लड को रिफ्यूज कर देती है। तब वो औरत लाइला का गला काट देती है। उसके बाद वो औरत मिलर के पास जाती है और सेम क्वेश्चन पूछती है। तब मिलर बेलेमी का इशारा पाकर सैंक्टम के ब्लड को पी लेता है। इसके बाद वो औरत ऑक्टेविया के पास जाती है। ऑक्टेविया उस ब्लड को पीने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर मॉर्फी और इमोरी जो कि डैनियल और काइली प्राइम बने हुए हैं, वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। वो औरत जिसका नाम टॉरी था, वो मॉर्फी को कहती है कि वो सैंक्टम को प्योरीफाई करने का काम कर रही है। इमोरी उसे बताती है कि सैंक्टम के जो प्रोटोकॉल रूल्स थे वो सिर्फ सैंक्टम में मौजूद लोगों के लिए थे और वो लोग अर्थ के लोगों को वापस पैलेस की ओर ले जा रहे हैं। जब इमोरी और मॉर्फी अपने सभी लोगों को लेकर वहां से निकल रहे होते हैं, तभी जेव नाम का एक आदमी आता है और मॉर्फी को प्यार से गले लगा लेता है। वो मॉर्फी को डैनियल समझते हुए जोरों से किस करता है। मॉर्फी जेब को नहीं पहचान पाता और उसके पास वहां पर रुकने की कोई वजह भी नहीं है। वो जल्दी से जल्दी अपने लोगों को सैंक्टम के लोगों से बचाते हुए पैलेस की ओर ले जाना चाहता है, इसीलिए वो जेब की ओर ध्यान नहीं देता और जल्दी से वहां से निकल जाता है। बाहर सैंक्टम के सभी लोग उन लोगों से बहुत ज्यादा गुस्सा हैं। उन्हें लगता है कि उनके रशल प्राइम को अर्थ के लोगों के कारण यहाँ से जाना पड़ा। वो सभी लोग मॉर्फी और उसके ग्रुप के पीछे पड़ जाते हैं, जिसे देखकर गैब्रियल जल्दी से पैलेस का दरवाजा खोल देता है और उन सभी लोगों को अंदर बुला लेता है। इधर एलिजियस मदरशिप पर सिमोन ने सभी क्रायोस्लीप में सोने वालों के माइंड वाइप करने की तैयारी कर ली है। तभी वहां पर क्लार्क आ जाती है और वो सिमोन को देखकर कहती है कि उससे सिमोन की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्लार्क सिमोन को मेंशन करती है कि शायद उसे भी एबी के न्यूरल मैच के कारण अंदर ही अंदर उससे लड़ाई करनी पड़ रही है, इसीलिए वो कुछ ठीक नहीं लग रही है। रशल क्लार्क को बताता है कि उसने माइंड वाइप करने के बाद एबी को पूरी तरह से चेक कर लिया था और उसके अंदर कोई भी न्यूरल मैश नहीं बचा है और वो डेफिनेटली पूरी तरह से सिमोन ही है। रशल और सिमोन दोनों ही क्लार्क से सीरम को मांगते हैं, लेकिन क्लार्क उस सीरम को उन लोगों को नहीं देती, जिसे देखकर सिमोन और रशल को उसके ऊपर शक हो जाता है। क्लार्क एक गन लेकर रशल और सिमोन के ऊपर पॉइंट आउट कर देती है। रशल को समझ में आ जाता है कि उसकी बेटी जोसेफिन मारी जा चुकी है। वो रोने लग जाता है और क्लार्क उस सीरम को लेकर वहां से भाग जाती है। इधर रशल इमोशनली बहुत ज्यादा टूट चुका है, जबकि सिमोन काफी स्ट्रांग है। वो रशल को कहती है कि अब उन लोगों को मैडी का यूज करना चाहिए, जिससे वो लोग क्लार्क को कंट्रोल में कर सकें। रेवन ने मैडी के ब्रेन की एआई सिक्योरिटी को पार कर लिया है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि शेड हेडा ने एक ऐसा किल कोड बनाकर तैयार कर लिया है जिसे अगर शेड हेडा को मारने के लिए यूज किया जाए तो वो पूरी तरह से फ्लेम को नष्ट कर देगा। रेवन और गाया देखते हैं कि मैडी अब नींद से उठने ही वाली है। तब गाया रेवन को कहती है कि वो तुरंत ही उस किल कोड को यूज करके शेड हेडा को खत्म कर दे। जैसे ही किल कोड के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है, वैसे ही वहां पर रशल आ जाता है और मैडी के प्लग को निकालकर प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन होने से रोक देता है। सिमोन क्लार्क के हेड में मौजूद माइंड ड्राइव को ट्रैक करके उसे कैलेब, मिरिंडा और जैस्मिन के साथ ढूंढने की कोशिश में है। क्लार्क सिमोन के इस आइडिया को समझ जाती है। वो एयरलॉक के पास मौजूद स्ट्रैप से अपने आप को बांध लेती है। क्लार्क देखती है कि सिमोन के साथ सभी प्राइम्स वहां पहुंच चुके हैं। वो उन लोगों को कहती है कि वो लोग अपने वेपन्स को गिरा दें, नहीं तो वो एयरलॉक खोल के सभी को फ्लोट करवा देगी। क्लार्क को इस हालत में देखकर सिमोन गन को अपने लोगों की ओर पॉइंट आउट कर देती है और वो एबी होने का दिखावा करने लग जाती है। जैस्मिन, मिरिंडा और कैलेब एबी के इस तरह से रिएक्ट करने पे अपने वेपन्स को और ट्रैकर्स को नीचे रख देते हैं। एबी क्लार्क को बताती है कि वो सिमोन होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन वो एबी है। क्लार्क दिल से चाहती है कि एबी उसे इस मामले में सच बोल रही हो, लेकिन फिर भी वो एबी से अपने फादर का नाम पूछती है। एबी, जो कि अब सिमोन है, क्लार्क के फादर का नाम नहीं बता पाती और क्लार्क की और गन को पॉइंट आउट कर देती है। क्लार्क ये देखकर धीरे से एयरलॉक के स्विच को पुल अप कर देती है। कैलेब, जैस्मिन और मिरिंडा एयरलॉक की लिफ्ट होने की वजह से हवा में फ्लोट हो जाते हैं, जबकि सिमोन क्लार्क को पकड़ लेती है।
क्लार्क सिमोन को अपने को पकड़े हुए देखकर रोते रोते ही उसे धीरे से अपने से अलग करती है और सिमोन भी धीरे से हवा में फ्लोट हो जाती है। क्लार्क सिमोन के फ्लोट होते ही एयरलॉक का दरवाजा बंद कर लेती है। इधर कमांड डेक से रशल ने अपनी पूरी फैमिली को फ्लोट होते हुए देख लिया है। अब वो उन लोगों से बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो बदला लेने के लिए मैडी के पास जाता है, लेकिन तब तक शेडहेडा ने मैडी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है। मैडी रशल को कहती है कि अगर रशल मैडी को मार देगा तो वो क्लार्क को बस थोड़े समय के लिए दुख पहुंचाएगा, जबकि अगर वो मैडी का साथ देगा तो वो क्लार्क से बहुत बड़ा बदला ले सकता है। इधर सैंक्टम में पैलेस के अंदर बेलेमी और उसके सभी साथी जॉर्डन को छुड़ाने के लिए जाते हैं। वो लोग वहां जाकर देखते हैं कि जॉर्डन बहुत बुरी तरह से हिप्नोटाइज है। बेलेमी को समझ में नहीं आता कि सैंक्टम के लोग सच्चाई जानने के बावजूद भी प्राइम्स का साथ देते हुए कैसे उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऑक्टिविया बेलेमी को बताती है कि ऐसा इसलिए हो सकता है कि अगर वो लोग सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे तो उनकी जिंदगी उन लोगों के लिए बेमानी हो जाएगी। ऑक्टिविया बेलेमी को बताती है कि उसने सेकेंड ऑन बंकर में फार्म हाउस को इसीलिए जला दिया था। गैब्रियल सैंक्टम के लोगों के अंधविश्वास को देखकर उसे अपने एडवांटेज के रूप में यूज करना चाहता है और इसके लिए वो मॉर्फी को अपनी मदद करने के लिए कहता है। गैब्रियल चाहता है कि मॉर्फी प्राइम्स के बिलीवर्स के पास वापस जाए और उसके लोगों को लेकर आए। मॉर्फी गैब्रियल की मदद करने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसने अपने लोगों को बचा लिया है और अब वो किसी और के लिए नहीं लड़ना चाहता, जबकि ऑक्टिविया का मानना है कि वो लोग और ज्यादा निर्दोष लोगों को अब नहीं मरते देख सकते। ऑक्टिविया उन लोगों को बचाने के लिए तैयार हो जाती है। बेलेमी भी इस मामले में ऑक्टिविया का साथ देता है। बेलेमी और ऑक्टिविया को एक साथ जाते हुए देखकर इको भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इमोरी भी उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन गैब्रियल इमोरी को यह कहकर रोक लेता है कि काइली इस तरह के प्रोटोकॉल से हमेशा दूर रहा करती थी और काइली को इस तरह करते हुए देखकर उन लोगों को इमोरी पर शक हो जाएगा। इसीलिए वो सभी लोग इमोरी को जॉर्डन के पास छोड़कर वहां से चिल्ड्रन ऑफ गैब्रियल को बचाने के लिए निकल जाते हैं। मॉर्फी वहां से जाते जाते गैब्रियल को कहता है कि अगर इस लड़ाई में वो मारा गया तो गैब्रियल क्या उसे वापस ले आएगा। गैब्रियल मॉर्फी को इस बात के लिए मना कर देता है। इधर मदरशिप पर रशल मैडी के साथ मैस हॉल में आता है। मैडी के साथ उसकी पूरी आर्मी है। क्लार्क मैडी को रशल का साथ देते हुए देखकर अपने सिर पे गन रख लेती है और मैडी को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। क्लार्क मैडी को कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और क्लार्क के लिए मैडी को अब वापस आना होगा। वो बैकवर्ड काउंटिंग शुरू कर देती है। क्लार्क के 3, 2, 1 बोलते ही मैडी को होश आ जाता है और वो अपने सभी लोगों को ऑर्डर देती है कि वो लोग प्राइम्स को बंदी बना लें। इधर शेडहेडा मैडी को अपनी तरफ से हटते हुए देखकर उसे मारने लग जाता है और उसे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करने लग जाता है, जिसके कारण मैडी को सीजर आना शुरू हो जाता है। क्लार्क और उसके सभी साथी मैडी की इस हालत को देखकर उसे मेडिकल में ले जाते हैं, जिससे कि रेवन किल स्विच को यूज करके शेडहेडा को खत्म कर सके। रेवन को ये देखकर आश्चर्य होता है कि वहां मौजूद सभी कोड्स पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। रेवन उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके उसे डिलीट कर देती है। रेवन ये देखती है कि वहां से सभी कोड्स के खत्म हो जाने के बावजूद मैडी की नींद नहीं खुली है। तब रेवन को रियलाइज होता है कि हो सकता है कि मैडी की बॉडी में अभी भी फ्लेम की मौजूदगी के कारण ऐसा हो रहा हो। तब क्लार्क मैडी की बॉडी से उस फ्लेम को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन क्लार्क के हाथ बुरी तरह से कांपने लग जाते हैं, जिसे देखकर जैक्सन क्लार्क के हाथ से नाइफ लेकर मैडी के बॉडी से फ्लेम को बाहर निकाल देता है। फ्लेम के बाहर निकलते ही मैडी की नींद खुल जाती है। तभी वहां पर कंप्यूटर का अनाउंसमेंट होता है कि अपलोड हो चुका है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। इधर कंप्यूटर में अपलोड होने का मतलब है कि शेडहेडा ने अपने को किसी अनजान लोकेशन में शिफ्ट कर लिया है। सैंक्टम में मॉर्फी और गैब्रियल एक साथ ही बिलीवर्स के यहाँ पहुँचते हैं। मॉर्फी टॉरी को कहता है कि उन लोगों को अब एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। मॉर्फी क्योंकि डैनियल बनने का दिखावा कर रहा है, वो वहाँ मौजूद जेव के पास जाता है और अपने पहले के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। वो उससे कहता है कि ये हो सकता है कि उसे वापस लाने की प्रोसेस में कुछ गड़बड़ के कारण हुआ हो। बिलीवर्स के रूम के अंदर मॉर्फी और गैब्रियल के ब्रेन वॉशिंग की तैयारी शुरू हो जाती है, जब धीरे से टॉरी उस रूम के बाहर आती है
और सभी लोगों को इकट्ठा करके उस रूम में आग लगाने के लिए कहती है। वो कहती है कि इस तरह से वो लोग सैंक्टम को प्योरीफाई कर सकते हैं। वो ये कहते हुए उस रूम के चारों तरफ गैसोलीन छिड़कती जा रही है। बेलेमी, इको और ऑक्टेविया उसे इस तरह से देखकर वहां आग लगाने वाले लोगों से लड़ने लग जाते हैं। टॉरी जब देखती है कि बेलेमी, इको और ऑक्टेविया ने वहां मौजूद सभी लोगों को उस रूम से दूर कर दिया है, तब वो गैसोलीन को अपने ऊपर डाल लेती है और अपने ऊपर आग लगाकर खुद उस रूम की तरफ दौड़ जाती है। ऑक्टेविया टोरी को उस रूम की ओर भागते हुए देख लेती है और अपना पैर फंसाकर उसे नीचे गिरा देती है। इन सब के कारण ऑक्टेविया की जैकेट में आग लग जाती है और वो अपनी जैकेट को उतार के ग्राउंड के ऊपर फेंक देती है। जब वो सभी लोग आसपास देख रहे होते हैं, तब गैब्रियल ये नोटिस करता है कि ऑक्टेविया की पीठ पर एक टैटू बना हुआ है। गैब्रियल को लगता है कि ये टैटू एनोमली स्टोन पर बने हुए कुछ टैटू के समान ही है, जिसे कि वो पिछले 150 सालों से स्टडी कर रहा था। गैब्रियल इस टैटू का मतलब नहीं जानता था, लेकिन ऑक्टेविया उसे बताती है कि उसे इस टैटू का मतलब पता है और इसका मतलब है कि अब उसे एनोमली में वापस जाना होगा। मदरशिप से सभी लोग सैंक्टम में नीचे वापस आ जाते हैं और सभी मिलकर गैब्रियल के टेंट की ओर चले जाते हैं। गैब्रियल उन लोगों को बताता है कि ये एक जमीन के नीचे बना हुआ कमरा है। जमीन के नीचे के उस कमरे में उन सभी लोगों को एक स्पाइरल स्कल्पचर हवा में फ्लोट करता हुआ दिखाई देता है। उस स्कल्पचर के ऊपर बहुत सारे सिंबल्स लिखे हुए हैं। वो सिंबल्स ऑक्टेविया की बैग पर लिखे हुए सिंबल्स के ही समान है। उन दोनों सिंबल्स में सिर्फ कलर का अंतर है। ऑक्टेविया की पीठ पर मौजूद कुछ सिंबल्स रेड कलर में हैं। इको को ऐसा लगता है कि ऑक्टेविया की बैग पर रेड कलर के सिंबल का मौजूद होना भी किसी कोड के समान हो सकता है। गैब्रियल इको की इस बात से एग्री करता है और ऑक्टेविया की पीठ पर बने हुए लेटर्स को देखते हुए उस स्कल्पचर पर बने हुए लेटर्स को टच करता है और वो आखिर में बने हुए ओ सिंबल को छोड़ देता है। वो उस ओ सिंबल को ऑक्टेविया को प्रेस करने के लिए कहता है। जब ऑक्टेविया उस ओ सिंबल को प्रेस करती है तो शुरू में तो कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़े समय बाद ही वो पूरा एरिया एनोमली के फ्लेयर से भर जाता है। जब सभी लोग ऊपर ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो वो लोग अपने चारों तरफ एनोमली फ्लेयर को देखते हैं। ऑक्टेविया को उस फ्लेयर में कुछ और भी दिखाई देता है। वो सभी लोगों को बताती है कि वो वापस आ रही है। उन सभी लोगों को एनोमली से एक छाया आती हुई दिखाई देती है। ऑक्टेविया उस छाया को देखकर उसे डियोजा कहकर पुकारती है। वो औरत टेंट के अंदर एंटर करती है। उसके चेहरे पर एनोमली के कुछ टैटूज बने हुए हैं और वो डियोजा की बेटी होप डियोजा है। ऑक्टेविया उसे देखकर होप कहकर बुलाती है। होप तुरंत ही ऑक्टेविया के पास आती है। होप ऑक्टेविया को बताती है कि वो एनोमली से वापस नहीं आ सकती और उसके पास उसकी मम्मी है। होप ऑक्टेविया को हक कर लेती है और उससे माफी मांगना शुरू कर देती है। तब ऑक्टेविया उसे कहती है कि तुम बहादुर बनो और उसे जाकर कह दो कि यहाँ काम हो चुका है। ऑक्टेविया के आसपास खड़े हुए सभी लोग देखते हैं कि होप ने ऑक्टेविया के पेट में चाकू मार दिया है। ऑक्टेविया तुरंत ही बेहोश हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। बेलेमी ऑक्टेविया को इस तरह गिरते हुए देखकर शॉक्ड रह जाता है। उसे पकड़ने को जाता है। इधर गैब्रियल होप को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथों से निकल जाती है। होप के साथ साथ ऑक्टेविया की बॉडी भी वहां से गायब हो जाती है और उन दोनों के साथ ही एनोमली भी पूरी तरह से गायब हो जाती है। बेलेमी ऑक्टेविया को इस तरह से गायब होते हुए देखकर जोरों से डर जाता है और वो टेंट के बाहर आकर अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और ऑक्टेविया का नाम लेके जोरों से चिल्लाने लग जाता है।